अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन के साथ, कुछ नए मौज़ूआत के साथ और बहुत ही चटपटी ज़बरदस्त खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ फराज अहमद और मैं हूं महक असलम। नया दिन है, एक खुशगवार दिन है, नया अज़्म है, नया एहसास है, नई तमन्नाएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं और नई नई खबरें भी हैं। लेकिन पुरानी सियासी खबरें जिसमें बहुत ज़्यादा नई धमाकेदार डेवलपमेंट हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें आज प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस नेमत का जिसको हम ज़ाया कर देते हैं, उस नेमत का जिसकी हम कदर नहीं करते। पानी की मैं बात कर रही हूँ। अब समंदर किनारे बसने वाला ये शहर है कराची, जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा इलाका है जहाँ पानी की किल्लत है, लोग पानी खरीदते हैं और पानी इतना महंगा मिलता है कि यकीन करें कि आप जब खरीदते हैं तो फिर आप सोच सोच के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर मैं रुख करूँ लाहौर का, तो लोग जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं, लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं और जो हुकामे बाला है वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और अहम तरीन मौजू, हर शख्स की कुछ आदत होती है, कुछ ना कुछ करने की आदत होती है। लेकिन एक आदत जो है अगर ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हो, बार बार वो शख्स करता हो, जिस मिसाल के तौर पर मेरी आदत है कि मेरे ये टेबल जो है बिल्कुल एक्यूरेट सेट हुआ हो, ये कप जो है इसका जो हैंडल है लेफ़्ट पे हो या राइट पे हो, तो इस तरह की चीज़ें जब हद से गुजर जाती हैं तो ये बेसिकली एक बीमारी होती है। वैसे आपकी आदत है क्या? मेरी कम से कम ये वाली आदत तो नहीं है। बीमारी की हद तक तो आदत नहीं है ये वाली, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल एक्सरसाइज है। आपकी जो रूटीन होती है ना, एक रूटीन के अंदर जो चीज़ें होती हैं, आपकी गाड़ी का दरवाज़ा, आपके कपड़े, आपका घर, इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरतीब से रखना बिल्कुल ज़रूरी होता है। लेकिन हद से ज़्यादा इसकी आदत हो जाना ये असल में एक बीमारी है। और बहुत सारे लोगों को जैसे ये होता है कि बाहर बैठे बैठे टांग हिला रहे होते हैं, बैठे बैठे ऐसे ही ना बालों को कर रहे होते हैं, तो ये भी एक बीमारी के उसमें जुमरे में ही आता है। सो आज हम इस पर बात करेंगे कि आप अगर इस तरह की किसी भी एक बीमारी में मुब्तला हैं तो इसकी क्या वजह है और ये कौन सी बीमारी है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे मौसम की। मौसम बदल रहा है, गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है और इमेजिन करें कि अभी सिर्फ मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाके क्या हाल होगा, कितना बुरा जो है मौसम जो है हम पे असर डालेगा। कराची में कितनी गर्मी अब बढ़ जाएगी, पारा कितना हाई जा सकता है, ये आज हम बात करेंगे। लेकिन एक ऐसे पारे की बात करेंगे जो वैसे ही हाई है। बिल्कुल, और ये दिन ब दिन इसका जो पारा ये हाई होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जिसमें रोज़ाना एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसको सरप्राइज ना कहा जाए तो ये गलत होगा। कल का दिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ, जो तमाम तर मामला चल रहे थे हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान, इसके अलावा अपोजिशन, मुत्तहदा अपोजिशन और इत्तेहादियों के दरमियान, अब वहाँ पर एक नया ब्रेक थ्रू हुआ है। मुत्तहदा अपोजिशन और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में मामला बज़ाहिर तय पा गए हैं और हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी MQM ने PTI का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है जनाब। और वो ये कहते हैं कि बाज़ाब्ता ऐलान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और MQM राब्ता कमेटी की मंजूरी के बाद आज शाम 4 बजे कर दिया जाएगा। तो आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रात गए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और अपोजिशन में तवील मुज़ाकरात के बाद बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। पीपल्स पार्टी ने MQM के तमाम मुतालबात मान लिए। मुत्तहदा तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देगी। MQM अपनी राब्ता कमेटी और पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मंजूरी लेगी। मुआहदे का ऐलान आज शाम 4 बजे किया जाएगा। दोनों पार्टियों के दरमियान तहरीरी मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। मुआहदे के बाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट लॉज पहुंचे और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, MQM इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा है, काफ लीग वाली सूरत हाल नहीं। और आपको यकीन है कि मामला तय हो जाएगा? मामला तय हो गए। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? फैसल सब्जवारी का कहना है कि अपोजिशन से मुआहदे का फैसला तहरीक अदम एतमाद को सामने रखकर नहीं किया गया। मुआहदे में जाती मुफाद के लिए कोई नुक्ता शामिल नहीं, बल्कि आज का फैसला वो बियॉन्ड तहरीक अदम एतमाद, बियॉन्ड द इलेक्शन ऑफ न्यू प्राइम मिनिस्टर, इफ तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है, और बियॉन्ड आने वाले जो इंतखाबात हैं उसके। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM अपनी अपनी सुप्रीम कमेटियों से मुआहदे की मंजूरी लेंगी। देखिए, दोनों पार्टीज ने अपनी जो है ना वो उससे इजाजत लेनी है CEC से, ताकि ऑथेंटिकेशन हो। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि अपोजिशन के तमाम बड़ों ने मुआहदे पर दस्तखत किए, वो इस मुआहदे के चशमदीद गवाह हैं।
कुनंदा में से? कुनंदा में, लेकिन मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। दस्तखत किन किन लोगों ने किए हैं? इसका सब नहीं, जो हमारे मेन लीडर जरदारी साहब वगैरह के दस्तखत हैं उसमें, शहबाज साहब के भी हैं और फजलुर रहमान साहब और इस मुआहदे की हतमी मंजूरी के बाद MQM वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और नए कायदे ऐवान के इंतखाब में अपोजिशन का साथ देगी। MQM से ताल्लुक रखने वाले दोनों वज़रा आज मुस्ताफी हो जाएंगे। और MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। दोनों जमातों के दरमियान मुआहदा जो है उसको तहरीरी शक्ल दे दी गई है। दोनों जमातें अपनी अपनी सुप्रीम काउंसिल से मुआहदे की मंजूरी लेने के बाद मीडिया के सामने इसको पेश करेंगी। ज़रा ये बताते हैं कि MQM पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी से मुआहदे के अहम नकात में हैदराबाद मीरपुर खास में MQM के नामजद करदा बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाएंगे। कराची के 2 अजला के एडमिनिस्ट्रेटर और अफसरान MQM की मर्जी के होंगे। MQM के बंद जो दफातर है उन्हें खोलने में अहम किरदार भी अदा किया बिल्कुल। जाएगा। इसके अलावा MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं पर जो दायर मुकदमात हैं उन्हें B क्लास कराए जाने का भी ये मुआहदा हुआ है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर मुत्तफ़िका फैसला भी किया जाएगा। इस मुआहदे के तहत MQM पाकिस्तान को वफाक में 2 वजारतें और सूबाई हुकूमत में मुनासिब शेयर भी दिया जाएगा। सिंध में बल्दियाती कानून में तब्दीली और बल्दियाती इदारों को तमाम इख्तियारात दिए जाएंगे, जबकि शहरी और देही कोटे पर भी लाजमी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा, जो कि बहुत ही देरीना मुतालबा था MQM का। इसके अलावा देरीना मुतालबा था, जो बंद दफातर वाला ये तो काफी दफा भी किया गया जी। और इसके अलावा जाली डोमिसाइल्स जो हैं उनको मंसूख करने का जो मुतालबा था उसको भी मंजूर करने की यकीन दहानी करा दी गई है। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो अब तमाम नजरें टिकी हैं MQM के फैसले पर, क्योंकि MQM एक गेम चेंजर बन गई है, हॉट फेवरेट बन चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन हिमायत पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार है। अपोजिशन की मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पहुंच गए हैं। MQM के तहफ्फुज़ात दूर करने की कोशिश की। वजीर आजम का पैगाम खालिद मकबूल सिद्दीकी को पहुंचाया गया। समा से गुफ्तगू में कहा कि MQM जो मांगे हम देने को तैयार। ये हालत हो गई, ये हालत हो गई। पहले मांग रहे थे ना, पहले क्यों नहीं दिया? कहा पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद गैर फितरी होगा। तो देखिए जरा। वज़ीर आज़म लेकर आया था, घबराना नहीं आपने। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी से और उनके लोगों से मुलाकात हुई है, तभी मैंने उनको वो पैगाम दिया है। तो इंशाल्लाह सुबह तक कोई फैसले पे पहुंचेंगे। ऑफ़र की बात यह है कि हमने पहले इनको एक वजारत ऑफ़र की थी, अगर वो उसके आगे भी कुछ चाहेंगे तो दे देंगे, लेकिन इस तरह की कोई बात हुई नहीं है उनसे। लेकिन हमारे दरवाजे और दिल खुले हैं MQM के लिए, जिस तरह चाहेंगे एडजस्ट करेंगे। वो मुआहदा जो पाकिस्तान के फेवर में हो, क्योंकि MQM पाकिस्तान हमारे साथ 4.25 साल हमारे साथ चली है और एक बड़ा अच्छा साथी के तौर से उन्होंने हमारा साथ दिया है। इमरान खान की हुकूमत का साथ दिया, उनके प्रोग्रामों का साथ दिया। हमारी ख्वाहिश है कि आगे भी हमारे साथ रहें। तो इसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर हमें इस मुआहदे में कोई मजीद कोई चीज़ देनी पड़े तो हमें उसमें कोई हार नहीं है। हमारे दिल और दरवाजे खुले हैं। आप ये फरमाएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पैगाम आप लेके आए उसको हाउ इट वाज टेकन बाय MQM और आप कितनी होप लेके जा रहे हैं? नहीं, MQM ने तो हमेशा यही बात की है कि वो जब भी उनको कोई पैगाम या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो वो अपनी राब्ता कमेटी से मशवरा करके जवाब देते हैं। तो आज भी उन्होंने यही कहा है कि हम राब्ता कमेटी से मशवरा करके कल आपको सुबह तक जवाब दे देंगे। अगर मुतालबे में गवर्नर इमरान इस्माइल का इस्तीफ़ा हो और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट MQM मांगे तो उस पर आपका क्या? वज़ीर आज़म के लिए कुछ भी हाजिर है। वाह भाई वाह। तो हर कोई अपने अपने हरबे आजमा रहा है। अब तमाम तर सियासी मामलात पर बात करने के लिए हमें PTI रहनुमा कमल जोसेफ साहिबा ने ज्वाइन कर लिए। कमल साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आप कहिएगा, अपोजिशन पर उम्मीद है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए उनके नंबर्स पूरे हैं, कहते हैं कि मुनहरिफ अरकान की भी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर। अच्छा, अगर पूरे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो अभी अगले 3 से 4 दिन में या 5 दिन में ये सारे मामलात सीधे हो जाएंगे। उनकी जो जलसे जुलूस हैं उनमें तो वो हुकूमत को ललकारें कि आप 172 पूरे करें। हालांकि 172 पूरे करके उनको दिखाना और असम्बली में लेकर आना और उनसे वोट डलवाना उनकी ज़िम्मेदारी है, इस वक्त हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। और जहाँ तक आपने देखा कि सदारती रेफरेंस पे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी डायलॉग हो रहा है, डिस्कशन हो रही है, मामलात चल रहे हैं,
और मैं समझती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि एक तारीखी फैसला आएगा। जो ये घोड़ों गधों की जो लूट से लगी होती है, ज़मीरों की मंडियाँ लगाने के जो एक्सपर्ट हैं, जिनमें मिस्टर जरदारी बहुत अव्वल नंबर पे हैं और नवाज़ शरीफ जो बाहर से बैठ के मास्टर प्लानर हैं और हर तरह की साजिशों में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से और मुल्क के दुश्मनों से राब्ते में रखते हैं, हमदुल्ला मुहिब जैसे लोगों के साथ या फिर अजीत डोवल के साथ। तो इन लोगों का हमेशा हमेशा के लिए जो है वो एक तदारुक होगा। और यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई ऑर्गेनिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उस साजिश का नतीजा है जो एक बहुत हाई लेवल पे हो रही है और जिसका जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी किया और असद उमर साहब ने बताया कि एक मरासला जो मौसूल हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, उसमें इसके बारे में तहरीर दर्ज है और संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई हैं कि अगर इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उस वक्त तक नहीं हुई थी होने जाएगी और उसमें अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नहीं निकाला गया तो बहुत संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए ये सारे मामलात हैं और मैं समझती हूँ कि हमारे तमाम मेंबरान, चाहे वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं या वो हुकूमती बेंचेस से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो सब के सब पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त हमारे वतन अज़ीज़ की सालमियत, गैरत और हमियत और आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी का मामला सामने है। तो वो लोग अपने पर्सनल फ़ायदे और चंद करोड़ों और जो बाहर से इनको पैसे मिल रहे हैं उससे हट के मुल्क की सालमियत के हक में फैसला। ठीक, अच्छा कमल साहिबा, वसीम अकरम प्लस के हवाले से अगर बात की जाए, 3.5 साल तक खान साहब ने पूरी तरह से डिफेंड किया उनको, हर तरह की मुखालफत बर्दाश्त की। मरीम नवाज कहती हैं कि अब कुर्सी बचाने की बारी आई तो खान साहब ने बुज़दार की कुर्बानी दे दी है। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप, और क्या ये कुर्बानी अगर पहले दे दी जाती तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर। अच्छा, अगर पूरे हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि मरियम साहिबा की मुझे समझ नहीं आती। रात में उनकी तकरीर सुन रही थी, जितना वो रो रही थी उस्मान बुज़दार साहब के लिए, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी। इनकी नंबर्स पूरे हैं, इनको हमारे जो है एलाइज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो राना सनाउल्लाह वो एक बयान दे रहे हैं और मरियम साहिबा रो रो के हलकान हो रही हैं, तू कौन मैं खाम खा। भाई हमारे वो वज़ीर आला थे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ उनकी लॉयल्टी है, वज़ीर आज़म साहब के पास इस वक्त इख्तियारात हैं, तो हमारी मर्ज़ी है कि हम जिसको रखना चाहें या जिसको जिस टाइम पे हटाना चाहिए। आप अपनी गेम खेलें ना, जो आपके वालिद साहब बाहर से बैठ के जो प्लेटलेट्स की और झूठा ड्रामा अपनी ज़िंदगी का, आप सारे तो माशाल्लाह हैं ही बहुत बड़े ड्रामेबाज, वो करके यहाँ से गए और वहाँ बैठ के जो कभी इसराइल के उससे एम्बेसडर से मिल रहे होते हैं, कभी इंडियन डेलीगेशन आया हुआ होता है अजीत डोवल का भेजा हुआ, उससे मिल रहे होते हैं, कभी हमदुल्ला मुहिब जो हमारे वतन अजीज़ को ब्रोथल या चकले जैसी गंदी गलीज गालियाँ निकालने वाला शख्स है, उससे मुलाकातें कर रहे होते हैं। तो उनके बारे में बताएं कि वो इस वक्त क्या करें। वो तो यहाँ अदालतों को मतलूब हैं, यहाँ से पैसे खा के गए हुए एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। जिस वक्त आके हिसाब किताब देना हो तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसराइल उनके सराहने आके खड़े हो जाते हैं, और जब मौज मारनी हो और साजिशें करनी हो तो उसके बाद या हुकूमती हलवे बनवाने हो तो तब वो भले चंगे हो जाते हैं। तो आवाम को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि किस कदर झूठे और दगाबाज ये लोग हैं और किस किस्म के कारनामे ये सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक, अच्छा कमल साहिबा ये भी फरमाइएगा, काफ लीग को तो आप लोगों ने मना लिया, लेकिन MQM भी बहुत अहम इत्तेहादी है, रात गए अपोजिशन को प्यारी हो गई। अब अगर मैं ये पूछूं कि आपके हाथ क्या रह गया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखिए MQM जो है वो उनके साथ मामला तय पा गए हैं और इंशाल्लाह ताला वो जल्द अनाउंस भी करेंगे। और मैं इसलिए क्लियरली बता रही हूँ कि बात हुकूमत में रहने या हुकूमत से बाहर जाने से बहुत आगे जा चुकी हुई है। तो इस वक्त जो हकाइक हैं वो सबके सामने रख दिए गए हैं। सही है। अब मामलात वजारतों से बहुत आगे चले गए हैं, अब पाकिस्तान की सालमियत की बात है। तो इसलिए तमाम जो जितने MNAs हैं, जितने हमारे एलाइज हैं, वो जो भी कौमी सलामती को मलूज़े खातिर रखते हैं, वो बिल्कुल सोच समझ के पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला देंगे। बहुत शुक्रिया आपका कमल शोज़ब साहिबा, आपने वक्त दिया और तफसीली तौर पर आपने तमाम तर मामलात हमसे डिस्कस किए। अब बात यह है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से उधर से भी ये कहा जा रहा है कि हमारे पास आ गए हैं। अब कमल साहिबा कह रही हैं कि MQM के साथ मामला तय पा गए, हमारे पास आ रही। अब दो सवाल पैदा हो रहे हैं कि अगर पहले की बात की जाए काफली के हवाले से, तो अगर MQM उधर चली जाती है, अपोजिशन की तरफ चली जाती है, तो क्या
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि वजारत आला दे सके परवेज़ इलाही को, और अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाती है तो क्या जो किए गए वादे हैं वो वफा हो पाएंगे? जो इनकी हिस्ट्री है, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है, उसको मद्देनजर रखते हुए देखा जाए। और दूसरी जानिब PSP के जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने भी काफ़ी बातें की हैं कल, और उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन से मुज़ाकरात में मसरूफ MQM को निशाने पर रखा है। कहा कि MQM बाजारी जमात है, कीमत दो और इस्तेमाल करो। जो 14 साल की गवर्नरी में कुछ नहीं कर सके वो 2 माह में क्या कर लेंगे? तो जरा उनकी भी गुफ्तगू आपको सुनवा देते हैं। हुकूमत का बल्कि ओपोजिशन का भी धड़म तख्ता हो गया। ओपोजिशन भी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। इस तरह से तो मंडी में जानवर भी नहीं बिकते, जिस तरह से मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे बिक रहे हैं। इन सब की अंदर की गलाजत सबकी बाहर आ गई है। MQM बाजारी पार्टी है, इसको कीमत दो और इसको इस्तेमाल करो। सिटिंग वफाकी वजीर अपनी हुकूमत को गिराने के लिए आसिफ अली जरदारी से और अपोजिशन की जमातों से बैठकर मुज़ाकरात कर रहा है। कितना बड़ा मजाक है। मुआजरो, ये तुम्हारे लिए मिल रहे हैं, तुम्हारे हुकूक के लिए मिल रहे हैं आसिफ अली जरदारी से, या अपनी वजारतों के लिए मिल रहे हैं? ये सिर्फ आओ भगत इस हुकूमत को गिराने तक है बस। 2 महीने से ज्यादा का ये हनीमून टाइम नहीं है। जो 14 साल की गवर्नरी लेकर कुछ नहीं कर सके, वो 2 महीने की गवर्नरी लेकर क्या करेंगे? मौजरों का MQM जिसके साथ खड़ी है 3.5 सालों से, वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात करे। मजाक, ये मजाक नहीं तो और क्या है? तो पाकिस्तान की सियासत में बहुत हलचल मची हुई है। हर गुजरता लम्हा एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। MQM और अपोजिशन के मामला तय पाने की खबरों पर PTI के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने ट्विटर पर तबसरा किया। उन्होंने लिखा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथियों, ये मुल्क का मामला है, ये बात तहरीक इंसाफ की नहीं। आपका फैसला ऐसा होना चाहिए जो अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे, अनजाने में अपोजिशन की साजिश का हिस्सा न बने। पीपल्स पार्टी ने माजी में भी आपको धोखे दिए हैं, सिर्फ पाकिस्तान का सोचें, अवाम आपको देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि किन साजिशियों और झूठों के साथ मुआहदा कर रहे हैं, ये तो मुआहदे से भी ऐसे फिरते हैं कि मुआहदे को भी चक्कर आ जाते हैं। फैसल जावेद ने यह भी लिखा कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, ये बाजी कप्तान ही जीतेगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनके जो साथी हैं वो अभी भी पूरी तरह से पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जानिब एक और शख्सियत PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने ये कहा है कि MQM और अपोजिशन के दरमियान जो मामलात हैं वो पूरी तरह से तय पा चुके हैं। MQM इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा बन चुकी है। काफ लीग वाली सूरत हाल यहाँ नहीं है, ये सूरत हाल काफ़ी संजीदा है। मजीद क्या कह रहे थे, आज सुनते हैं। मगर साहब वो भी हाँ करके गए थे, फिर आखिर में ना हो गई थी। और आपको यकीन है कि मामला तय हो जाएगा? मामला तय हो गए सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? का हिस्सा है। बाकी यह है कि जो पार्टी है तो पार्टी के अंदर तकाज़े होते हैं और आज में देर का टाइम है, तो कुछ न कुछ जमात के लोगों का इत्तेमाद में लेना ये उनका हक बनता है। और MQM कुछ मायदे कि मैं क्या दिया है अपोजिशन ने? मुझे आप फिर जब ऐलान होगा मासूमाना तो हर कोई दावा कर रहा है कि हम जीत गए हैं, लेकिन ये बाजी किसने जीती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासी गर्मा गर्मी की। अब जरा उस गर्मा गर्मी की बात करते हैं जिसने आवाम को वैसे ही परेशान कर दिया है। महंगाई की मैं बात नहीं कर रही, मैं मौसम की बदलती सूरत हाल की बात कर रही हूँ, असल गर्मी की बात। एग्जैक्टली। स्पेशली कराची की अगर मैं बात करूँ तो शहर कायद का मौसम इंतहाई गर्म रहेगा। पारा इस वक्त 38 डिग्री तक पहुंच चुका है। मजीद कितनी गर्मी हो सकती है जो शहर कायद के वासियों ने बर्दाश्त करनी है। ओवरऑल पूरे मुल्क का मौसम कैसा है जानने के लिए हमने राबता किया है माहिर मौसमियात जवाद मेमन से। जवाद भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कराची की बात, मजीद कितनी गर्मी पड़ सकती है, पारा कितना चढ़ सकता है? जी गुड मॉर्निंग महक, अस्सलाम वालेकुम। कराची के वाले से अगर बात की जाए महक, तो आज से जो है और काफ़ी हीट वेव का आगाज आज से हो जाएगा। तो
जो कि तकरीबन मैक्सिमम हफ्ते या बार तक कंटिन्यू रहेगी, जिसमें शहर में इस बार फिर जो है वो पारा तकरीबन 39, 40 और कुछ इलाकों में 41 डिग्री तक भी जो है वो जाने का इम्कान है। अच्छा जवाद साहब, हीट वेव के हवाले से खबरें आ रही थी कि अगला हफ्ता हीट वेव का होगा, तो ये हीट वेव वही वाली होगी जो पिछले सालों में हमने देखी थी, जिसमें 45 प्लस तक फील चली गई थी टेम्परेचर की? ज़्यादा शिद्दत नहीं है इसकी वजह इस दफा। अच्छा जवाद साहब की आवाज़ हमें ठीक से नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर। दोबारा उनसे रब्ता करते हैं और मज़ीद कुछ तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और जो मैं समझ पाया हूँ इस टूटी फूटी सी एक कनेक्शन के दौरान वो ये कि तकरीबन 39-40 तक जवाद साहब ने जो है प्रेडिक्शन की है। 41 ही सेड कि भाई कुछ कराची के एरियाज ऐसे हैं कि 41 तक जो है डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर जा सकता है। तो अभी हम अपने प्रोग्राम की तवज्जो से जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, नाश्ते की टेबल पे, दफ्तर जाते हुए, घर में खवातीन काम करते हुए, तो प्लीज पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें, ठंडा पानी पिए, बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलें। बच्चों को स्पेशली जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो प्लीज उनको इस तरीके से बच्चों को डायरेक्ट जो पिलाएं या फिर इस सनलाइट है जी उससे बचाना चाहिए। आप कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चे 1-1:30 बजे स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, उस वक्त शदीद गर्मी होती है और जब वो घर बेहाल पहुंचते हैं तो ये भी एक बड़ा हमारा अलमिया कि अम्मा फौरन ठंडा पानी दे दीजिए। एक और महक पॉइंट ये है कि आजकल बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर क्लास के अंदर एयर कंडीशनर्स चल रहे होते हैं, एसी चल रहे होते हैं और उस ठंडे माहौल से जब छुट्टी होती है बच्चे की, तो जब वो बाहर आता है, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई गाड़ी पर पिक करने के लिए आता है बच्चों को, या वैन्स होती हैं, तो वो एक सर्दी के मौसम से अचानक से वो गर्मी में जब आते हैं तो ये बहुत ज्यादा रीजन होता है। मिक्सचर है ना वो आपकी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से बच्चों को ट्रेन करना चाहिए इस हवाले से कि आप पहले एसी वाले रूम से बाहर आएं, 2 से 3-5 मिनट आप वेट करें और उसके बाद आप बाहर निकलें स्कूल से। आई थिंक जवाद भाई से हमारा जो राब्ता है वो बहाल हो गया। जी जवाद भाई, एक तो अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा और सेकंड ये कि जैसे फराज भी और मैं भी बात कर रहे थे ना कि बच्चों की स्पेशली सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है हमने। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही है। बच्चे और बूढ़े जो हैं वो इस गर्म मौसम से जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं। रही बात जो हमारी बात चल रही थी कंटिन्यू, इसके हवाले से ये कि अमूमन मार्च और अप्रैल जो है ये ड्राई महीने रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है मार्च के महीने में ये जो हीट वेव जारी हैं ये काफ़ी गैर मामूली हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो ह्यूमिडिटी लेवल्स इस दफ़ा जो है वो कुछ हद तक कम है, तो फील लाइक टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि 42 से 43 डिग्री जो है वो कराची और उसके आसपास के एरिया में जो है वो पहुंच सकता है। सही है। अच्छा जवाद भाई, अगर जरा हम कराची से निकल के सिंध के बाकी शहरों की बात करें, ठट्टा है, बदीन, जामशोरो, हैदराबाद, इवन वहाँ पे मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए मैं ये हीट वेव जो है सिंध और इनफैक्ट अगर मैं ये गलत ना हो तो ये कहूँ कि पाकिस्तान के काफ़ी सारे एरियाज को जो है वो इफेक्ट कर रही है। और जिस तरह सिंध के दूसरे रीजन्स के बारे में आपने बताया, तो इन एरियाज में भी जो है वो शदीद मौसम गर्म रहेगा। इन एरियाज में भी जो है वो पारा जो है वो 42 से 43 डिग्री, कुछ एरियाज में इवन के इंटीरियर सिंध या अपर सिंध की बात करें तो 44 से 45 डिग्री तक भी जाने का इम्कान है। वीकेंड तक, आज से लेके हफ्ते तक जो है ये हीट वेव कंटिन्यू करेगी। अच्छा ये भी बताइएगा जवाद भाई कि रमज़ान कैसा गुजरने वाला है, क्योंकि अब सबकी नज़रें यही हैं कि रमज़ान में कितनी गर्मी होने वाली है। गर्म होगा रमज़ान। रमजान में देखें फराज, क्योंकि अप्रैल का महीना है तो आपको पता है कि अमूमन ये पाकिस्तान में गर्म महीना ही कहलाता है, गर्म महीना ही होता है और ड्राई महीना होता है। लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त रमजान में जो चीजें नजर आ रही है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में, वो सीजनल टेम्परेचर नजर आ रहे हैं। जिस तरह आपको पता है कि कराची में सी ब्रीज बहाल हो जाती है तो मौसम कदरे बेहतर हो जाता है। इसी तरीके से अपर सिंध, पंजाब रीजन में जो है वो मौसम गर्म रहता है, क्योंकि अब कुछ टाइम में जो है वो मानसून सीजन की तरफ जाना हमारा सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीजन टेम्परेचर ही रहेंगे। इसमें कह सकते हैं कि रमजान के महीने में एक कमजोर से दरमियानी शिद्दत की हीट वेव भी पॉसिबल है, लेकिन ये कब आएगी और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी ये आने वाले वक्तों में थोड़ा सा मजीद इसके बारे में क्लियर हो जाए। अच्छा जवाद भाई, अगर हम पंजाब की बात करें, भलाई पंजाब, जनूबी पंजाब, क्या सूरत हाल रहने वाली है? क्योंकि पंजाब वाले तो हमें कहते हैं कि यहाँ पर लग रहा है कि मार्च के बाद अप्रैल मई गुम गया है, जून जुलाई का मौसम आ गया, यानी इतनी शदीद गर्मी। तो एक तो ये कि जरा इसको अगर हम पास्ट से कंपेयर करें कि वाकई माजी में भी ऐसा हमने देखा या ये कोई एक अजीब ही टर्निंग पॉइंट आया कि शिद्दत की गर्मी एकदम से जो लोगों ने महसूस की है, आने वाले वक्त में अब इसी तरह की गर्मी रहेगी?
देखिए मैं पंजाब में भी जो है वो आने वाले वक्त में इसी तरीके से मौसम रहेगा, सीजन टेम्परेचर रहेंगे, ओवरऑल जो है ये गर्म महीने होते हैं। और रही बात आपने जो इस वक्त जो वहाँ पे जो वेदर सिचुएशन चल रही है थोड़ी सी गैर मामूली है। मार्च में अमूमन इस तरीके की हीट वेव्स नहीं आती हैं। इस दफा देखा जाए तो हमारा जो स्प्रिंग का जो सीजन होता है, जो बाहर का सीजन होता है, वो काफी हद तक जो है इस दफा शॉर्ट हो गया है, क्योंकि गर्मी जो है वो वक्त से पहले आई है और उसकी शिद्दत भी काफी ज्यादा है। बैक टू बैक हाई प्रेशर सिस्टम्स आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि अप्रैल के महीने में, रमजान के महीने में जो है वो सेकंड वीक ऑफ रमजान से आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा चीजें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। स्पेशली अपर पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो 2 से 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्टेड है, जिसके ज़ेर असर पे इन इलाकों में बारिशें वगैरह आती जाती रहेंगी। ठीक है जवाद भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। पंजाब में रह रहे आप, कराची या मुल्क के किसी भी हिस्से में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, अपने आप को बचाएं, स्पेशली अपने बच्चों को। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। खैर एक ब्रेक लेना है हमने, जिसके बाद हम वापस आएंगे, बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी आदतें जो है वो इसको इंडिकेट करती हैं। तो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो कि बढ़ जाएं तो बीमारी बन जाती हैं? ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम मौसम की बात कर रहे थे, तो मौसम के तज़किरे के बाद अब हम बात करते हैं दिल और दिमाग के मौसम की। लगन, एहतियात, सफाई सुथराई, मिसालियत पसंदी, ये सब आदतें और रवैये बहुत अच्छी शख्सियत की अलामत होते हैं, लेकिन यही आदतें और ये रवैये अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो बीमारी की निशानदही बन जाते हैं। नफ्सियात की ज़बान में इस बीमारी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD कहा जाता है। इसके शिकार अफराद के दिमाग में नापसंदीदा ख्यालात की बार बार तकरार पैदा हो जाती है। वो किसी भी काम को बार बार करने के आदी हो जाते हैं। ऐसे लोग आम तौर पर जुनून की हद तक सफाई पसंद होते हैं। दरवाजे की कुंडी या कार का दरवाजा बंद करने के बाद बार बार चेक करना, उन्हें मुसलसल इस बात का डर लगा रहता है कि उनसे किसी तरह की कोई गलती सरजद ना हो जाए। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 2% आबादी OCD की शिकार है, यानी हर 50 में से एक शख्स इससे मुतासिर है। और हम जानेंगे कि ये बीमारी है क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम खुद, अब ये बड़ी अजीब सी है, हो सकता है हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों में से भी किसी एक को ये बीमारी, कोई एक भी इस बीमारी का शिकार हो, लेकिन इस बीमारी की अलामात क्या है और इसका इलाज है या नहीं। तो ये तमाम तर बातें करने के लिए हमने इन्वाइट किया स्टूडियोज में डॉक्टर तमाजुर करीम को। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, जैसे फराज ने भी जिक्र किया ना कि बार बार एक काम को करना, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हाथ धोना, मतलब कोई आपने किसी से हाथ मिलाया, उसके बाद कोई एक शख्स ऐसा बार बार हाथ धो रहा है, फलाने ने ऐसा हाथ मिलाया, पता नहीं उसके हाथ साफ थे या नहीं। मतलब कोविड में तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया ना, हर दूसरे बंदे के दिमाग में ये बात आ रही थी। ये बेसिकली बीमारी क्या है और ये इसके हम कैसे कह सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं कि अच्छा फलाने बंदे को ये बीमारी है? अच्छा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में पहले डिफाइन कर देती हूँ। ऑब्सेसिव थॉट्स होती हैं, यानी रिपीटेटिवली वो एक ही बारे में सोचे जाएंगे, नॉट नेसेसरली कि वो हाथ धोने के बारे में सोच रहे हैं, जर्मोफोब हो, ये एक टाइप है OCD की। सो वो रिपीटेटिवली एक चीज़ के बारे में सोचते जाएंगे और वो ऑब्सेसिव थॉट्स उन्हें इंटर्न फोर्स करेगी कंपल्सिव बिहेवियर्स के लिए। और उसके लिए वो रेपिटेटिवली कोई कंपल्सिव बिहेवियर करते जाएंगे जो उनकी एक लिमिटेशन क्रिएट करेगी लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर वो जर्मोफोब है, दैट इज जस्ट एक टाइप ऑफ OCD। ये भी इसकी एक टाइप है, इसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। हाँ, काफी टाइप्स हैं OCD की, लेकिन जर्मोफोब है जिन लोगों को जरासीमों से बहुत ज्यादा खौफ होता है, डर लगता हो। हर जर्मोफोब OCD नहीं होता, पर जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की एक टाइप में जर्मोफोब्स आ जाते हैं जिन्हें जर्म से डर लगता है। तो वो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे हाथ मिलाया तो कंटिन्यूसली उसी के बारे में सोचते रहेंगे, ऑब्सेसिवली दे आर थिंकिंग अबाउट इट कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथों पे जर्म्स लगे हुए हैं। और समटाइम्स वो इतनी इंटेंस हो जाती है OCD कि वो एक स्पाइरल ऑफ थॉट्स क्रिएट हो जाता है कि अब ये जर्म आ गया है, फलाना जर्म आ गया है, ये मेरे अंदर चला जाएगा, मैं इसको इनहेल कर लूँगा या इसको डाइजेस्ट कर लूँगा, ये मेरे दिमाग तक पहुँच जाएगा एंड इवेंचुअली आई माइट डाई। एंड दैट स्टोरी जो है वो बंदा इमेजिन करने लग जाता है, स्पाइरल ऑफ थॉट्स। यस, तो फिर वो दैट इज कपल्ड विद एंजाइटी, तो अब उन्हें साथ में शदीद घबराहट और एंजाइटी हो रही है और साथ में ऑब्सेसिव थॉट्स हो रही हैं। अब उसके वो ऑब्सेसिव थॉट्स उन्हें फोर्स करेंगे कंपल्सिव बिहेवियर के लिए, दैट इज एक्सेसिव हैंड वॉशिंग, कि वो जा रहे हैं और बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं।
कोविड के लिए तो खैर नेसेसरीली गाइडलाइंस भी थी, लेकिन ओसीडी के आम अंदर रूटीन में हमने देखे हैं इस तरह के लोग जो कि बहुत ज्यादा सफाई पसंद होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परेशान हो जाते हैं, खाना नहीं खा पाते कुछ भी। सफाई पसंद होना मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सफाई पसंद होना कि आप करें कि हर चीज मुझे ऑर्डर में चाहिए, अगर कोई भी चीज मुझे डिसऑर्डर में मिलती है या कोई भी चीज उस तरीके से नहीं जैसा मैं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तो आप जो है शायद मेंटली डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ये सेकंड टाइप ऑफ ओसीडी है कि वो सिमेट्री के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, यानी कि अगर ये 2 बॉटल सामने पड़ी हुई है और ये सिमेट्रिकल नहीं है तो वो कंप्लीटली इसी के बारे में सोचते जाएंगे कि अरे ये सिमेट्री में नहीं है, ये पैटर्न में नहीं है, और वो आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे। वो इतना ऑब्सेसिवली इसी के बारे में सोचते जाएंगे कि अगर मैं इसको यूँ एडजस्ट कर दूँ, इसको यूँ सही कर दूँ, और फिर वो आपसे बात करने की बजाय उन्हें एंजाइटी शुरू हो जाएगी कि यार ये मैं यूँ एडजस्ट कर दूँ। किसी भी मीटिंग में अगर बैठे होंगे तो वो उस डिस्कशन से ज़्यादा उनका फोकस ये होगा कि ये लैपटॉप गलत डायरेक्शन में क्यों रखा है, ये जैसा कि मैंने इंट्रो के स्टार्ट में बात की थी, इस कप का हैंडल ऐसे क्यों है, इसको ऐसे होना चाहिए। यानी ये आदत नहीं, ये बीमारी कहलाएगी, क्योंकि हमने कुछ बहुत सारे लोगों ने तो रियल लाइफ में ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन अक्सर मूवीज़ के अंदर और टीवी प्रोडक्शंस के अंदर हमने इस तरह के कैरेक्टर्स देखे हैं। तो इनको आमतौर पर कॉमेडी मूवीज़ में मैंने तो कम से कम देखा इस तरह की चीज़ों को, लेकिन क्या ये बहुत सीरियस बीमारी है और क्या इसका कोई क्योर मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल क्योर भी है, और ये बहुत सीरियस डिसऑर्डर है। इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, बाज़ वक़्त तो माइल्ड इंटेंसिटी होती है तो साइकोथेरेपी ही हेल्प कर लेती है, लेकिन समटाइम्स इट्स सो सिवियर, और यूजुअली ये कपल्ड होता है एंजाइटी के साथ, क्योंकि बहुत घबराहट और एंजाइटी के साथ पेशेंट आ रहा होता है, और उसकी ज़िंदगी में इतनी लिमिटेशंस हो जाती हैं इसकी वजह से, वर्क उसका इम्पेयर हो रहा होता है, रिलेशनशिप्स उसके इम्पेयर हो रहे होते हैं, वो किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। ऑब्वियसली अगर वो कपल्ड विद एंजाइटी है और फिर वो एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है तो फिर इवेंचुअली डिप्रेशन। सो इसका इलाज एक तो मेडिकेशन से है कि हम SSRIs देते हैं, SSRIs और एंटीसाइकोटिक्स 2 लाइन ऑफ ड्रग्स हैं। SSRIs वही ड्रग्स हैं जो हम डिप्रेशन के अंदर भी देते हैं, और एंटीसाइकोटिक्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम साइकोथेरेपी करते हैं जिसमें हम काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के अंदर डेफिनेटली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, जिसके अंदर हम ईच एंड एवरी थॉट को चेंज करते हैं, इन टर्न चेंजिंग देयर बिहेवियर, क्योंकि इट्स द थॉट्स ना जो दे आर क्रिएटिंग ऑब्सेशन, तो उन थॉट्स को चेंज करते हैं ताकि बिहेवियर और लाइफस्टाइल बदल सके। इसके अलावा चूंकि इट्स कपल्ड विद एंजाइटी, तो जो चीज़ें हम एंजाइटी को दूर करने के लिए करते हैं, लाइक मैं पर्सनली एंटी एंजाइटी या मैं पर्सनली हिप्नोथेरेपी भी करती हूँ। हिप्नोथेरेपी के अंदर आप सबकॉन्शियस माइंड को सजेशंस देते हैं कि ये थॉट्स इरैशनल हैं और ये थॉट्स रैशनल हैं, ताकि वो इवेंचुअली जब उनके ऊपर दोबारा ये सिचुएशन हो तो वो रैशनल थॉट्स को कंसिडर करें, अपनी इरैशनल थॉट्स को आप कंसिडर अपने आप को बता रहे होते हैं व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहबा, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? मतलब बाय बर्थ आप इसमें मुब्तला हैं या आपका माहौल बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं? प्लीज़ ज़रा बताइए। अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और कोई भी नहीं हो सकती। सब फैमिली जेनेटिक्स हो सकती है कि फैमिली में किसी को हो OCD तो आपको डायग्नोज होने की लाइक्लीहुड और चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो बचपन में, बचपन जिनका मुश्किल गुजरता है उनको वैसे भी ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स डायग्नोज हो सकते हैं एडल्ट लाइफ में, तो ट्रॉमा बचपन में और लाइफ इवेंट्स कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर भी ऐसा हो सकता है। पोस्टपार्टम जो ख़वातीन आफ्टर बर्थ आफ्टर डिलीवरी जो है वो OCD बाज़कत हो जाता है उन्हें, कंसिडरिंग देयर चाइल्ड के वो ऑब्सेसिवली अपने बच्चे के बारे में सोचने लग जाती हैं कि क्या कहीं रो तो नहीं रहा, बाथरूम में भी जाके मैं सोच रही थी ये पानी के पास है तो बच्चा रो रहा होगा। या समटाइम्स ऐसी पेशेंट्स आती हैं कहती हैं मैं बार बार चेक करती हूँ इफ़ ही इज़ ब्रीदिंग। उनकी हो सकता है समटाइम्स चाइल्ड लॉस से वो उसकी कॉज हो कि पहले उनका कोई बच्चा लूज़ हुआ हो तो उसकी वजह से उन्हें OCD हो जाए नेक्स्ट चाइल्ड में। तो इस तरह बहुत सारी कॉजेज़ हैं, और एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कॉज ना मिले और पेशेंट आए उसे OCD हो बट कुछ भी ऐसा ना हो जो आप सिग्निफिकेंटली कह सकें कि ये कॉज बना। ठीक है, तो ये लेटर एज में भी होता है, ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। वैसे यूजुअली ये लेट टीन और एडल्टहुड में, अर्ली एडल्टहुड में यानी कि अपनी अर्ली 20s में डायग्नोज हो जाता है, लेकिन लेटर एज में भी होता है और डायग्नोज हो सकता है। जैसे हमने कहा कि पोस्टपार्टम जो है वो तो लेटर एज में ही होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे इर्द गिर्द इस तरह का अगर कोई केस हो तो हम किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या सिम्टम्स होते हैं जिनको देख करके
एक इंसान को डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि ये बीमारी है? आमतौर पर इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इनको जो है अहमियत नहीं दी जाती, कहा जाता है कि ये तो इसकी आदत है। देखिए मेडिकल साइंस में ना सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट एक्सपीरियंस करे और साइंस वो होते हैं जो हमें दिखाई दें। सही है, तो बहुत दफ़ा मेंटल डिसऑर्डर्स साइंस के बगैर होते हैं और सिम्टम्स के साथ होते हैं सिर्फ। तो ये तो पेशेंट ही जानता है अपने दिल का हाल, और हमें अवेयरनेस फैलानी है ताकि हर कोई सामने आ सके। अगर कोई बाज़ लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उसका कोई साइन नहीं होता, और बाज़ हमें साइंस दिखाई देते हैं कि जैसे कि जो है वो अटेम्प्ट, सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं, वो हमें दिखाई दे सकते हैं, या किसी की बहुत ड्राई या स्केली स्किन हो रही है तो हमें दिखाई दे सकते हैं, या कोई आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत घबराहट में, तो आप उससे पूछ सकते हैं। मेंटल हेल्थ का इशू सबसे बड़ा ये भी है ना हमारी सोसाइटी में कि इसको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना समझते हैं कि मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं किसी माहिर नफ्सियात को जाकर दिखाऊं, और अगर किसी को पता चल जाए कि ये किसी माहिर नफ्सियात के पास जा रहे हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो डर होता है कि सोसाइटी में, रिश्तेदारों में फैल जाएगा कि भाई फलां बंदा जो है वो कोई ज़हनी बीमार हो गया है। बिल्कुल स्टिग्मेटाइज तो है मेंटल हेल्थ, और हालांकि वेस्ट ने इतना काम किया है पर वहाँ भी स्टिग्मेटाइज है, और आई थिंक हमें ही इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको, मुझे, इसको डिस्टिग्मेटाइज करने के लिए और ये बात अवेयरनेस फैलाने के लिए कि मेंटल डिसऑर्डर्स भी डिसऑर्डर्स हैं, जस्ट लाइक फिजिकल डिसऑर्डर। अच्छा तो माज़ूर, मैं क्विकली प्लीज कमेंट कीजिएगा, कोई ऐसा केस अब तक आपके पास आया जो इस डिसऑर्डर से मुकम्मल तौर पर निकला हो, सेहतयाब हो गया हो, ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसे मेरे 3 पेशेंट्स थे जिन्हें OCD था। एक पेशेंट तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो जो है ना, जो आपने कहा ना चूल्हे बंद करती थी, तो वो इतना करती थी कि वो निकल ही नहीं पाती थी घर से, और वो 10-10 दफ़ा चेक करती थी और फिर वो घर से निकलती थी। तो उनकी वर्क लाइफ जो है वो बहुत ख़राब हो रही थी उसकी वजह से, बिकॉज उन्हें वापस जाना पड़ता था, चूल्हे चेक करने पड़ते, यहाँ तक कि बाज़ वक़्त वो कोने से वापस आ गई गली के चूल्हे बंद है। तो फिर एक तो हमने उन्हें कहा था कि आप एक दफ़ा लिख लें, और लिख के वो कर लें, आपने लिख लिया, टिक मार्क कर लिया, इसके अलावा आप सही हो, इसके अलावा फिर बाकी सारी बात सही है। यानी छोटी छोटी थेरेपीज है जो कि आप इजीली कर सकते हैं। तमाजुरा मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी, अगेन वही कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है तो प्लीज़ उसकी हिम्मत बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं कि उसको हम सही की तरफ लेके जाएं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। और अब हम बात करने जा रहे हैं कराची का एक कदीम इलाका मंगूपीर, जो इन दिनों पानी के बहरान से दोचार है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने मंगूपीर का दौरा किया है और मकीनों से उनके हालात, उनके मामलात और तहफ़्फ़ुज़ात मालूम किए हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मंगूपीर के इलाके में, और मंगूपीर कराची का एक कदीम इलाका है। यहाँ के 10 से ज़ायद गोट ऐसे हैं जो पानी की शदीद कमी से दोचार हैं। इलाके के लोग किस तरह गुजारा करते हैं और उनकी क्या तासुरात हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी सर, पहले पानी आता था, अभी 1 साल हो गया पानी 2 दिन आता है, एक महीना बंद रहता है। यहाँ पर परेशानी हर वक्त जो है ना पानी के लिए भागते हैं, दूसरे घरों से जो है ना लेके आते हैं पानी। 3000 का 3500 का टैंकर आ रहा है आजकल। यहाँ रहने का कोई हक नहीं मिला। इस पाकिस्तान के लिए हर किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी कुर्बानियाँ हमने भी दी हैं, अपनी ज़मीनें दी हैं, सब कुछ दी हैं, उसके बावजूद हमें आज तक एक पानी का कतरा नहीं मिल रहा है। 12 महीने से इधर ख्वार हैं ना, इधर इलाके के जितने मोअज़्ज़िज़ीन हैं, पार्टी वाले हैं, कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहे। पानी 2-3 साल हुए हैं, पानी कहाँ है हमारा पास? ये बुनियादी हक है इनका और इनको अभी तक मिल नहीं रहा है। ये मंगूपीर एक कदीम आबादी है और ये बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हम लोग के पास पानी नहीं है, रमज़ान आ रहा है इसलिए हम लोग पानी लेने आए। मंगूपीर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की कमी का इदराक खुद तर्जुमान सिंध हुकूमत को भी है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इसके लिए इक़दाम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये पानी का कराची भर के मुख्तलिफ इलाकों में बिल्कुल मसला है। कराची को जो पानी दरकार है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने का, उसका तकरीबन 50% पानी हमें मिलता है, 50% की शॉर्टफॉल है। तो नेचुरली जो वाटर बोर्ड हमारा है उसको दिक्कत का सामना है कि कैसे 50% से पूरे शहर को लुक आफ्टर किया जाए। तो मैं समझता हूँ उसके अंदर कुछ नए प्रोजेक्ट जो सिंध हुकूमत लेके आ रही है, जिसके तहत आप पानी की सप्लाई को ऑगमेंट कर पाएंगे और पानी के नए मंसूबे लेके आ रहे, उनसे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उन प्रोजेक्ट को तकमील करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, सिंध हुकूमत उसके ऊपर अमल पैर है और इंशाअल्लाह उसके ऊपर काम होते हुए आप देखेंगे। मंगूपीर के इस इलाके में
हर 1 मिनट के बाद गुजरता टैंकर कुछ और कहानी सुना रहा है। इसका मतलब ये है कि मामला पानी की कमी का नहीं, उसकी मुनसिफाना तकसीम का है। लेकिन ये मुनसिफाना तकसीम यकीनी कौन बनाएगा? गेंद सिंध हुकूमत के कोर्ट में है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो कराची का हाल हमने आपको दिखाया। इसी तरह लाहौर में भी जो है जहरीला पानी पीने पे लोग मजबूर हैं, और जब मजबूर हो जाते हैं तो फिर जो मिलता है यकीनन उस मजबूरी का हल तो वही है। लाहौर का ऐसा इलाका जहां पानी तो है लेकिन ये पानी जहर आलूद है, लोग इसे पीने पर मजबूर हो चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाली एक तहकीक ने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए हैं। लाहौर में इमरजेंसी नाफिज करने की सिफारिश की गई है। दानियल उमर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देन इस पर हम डिस्कशन करते हैं। लाहौर में एक ऐसा इलाका मौजूद है जहां लोग पानी नहीं बल्कि जहर पीते हैं। जहरीले पानी से यहां के रिहायशियों की जिंदगियां किस खौफनाक मोड़ पर जा चुकी हैं, आइए आपको इदादो-शुमार की रोशनी में बताते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंसर रिसर्च सेंटर ने ये जांचने की कोशिश की कि फैक्ट्रियों के करीब रिहायशी इलाकों के लोग किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, जिसने सबको हिला कर रख दिया। 52% अफराद खून की बीमारियों का शिकार हैं। कई अफराद की जिस्मानी नशोनुमा में खतरनाक हद तक कमी है। 36% खवातीन के हमल जाया हुए। शरीफपुरा के लोग सिर्फ बेबसी की एक तस्वीर हैं। गंदा पानी होता है कि पीने को दिल नहीं करता। केमिकल अगर वो डालते हैं, दवाइयाँ जो साफ पानी करने के लिए होती हैं, उनकी भी इतनी स्मेल होती है कि पानी पिया ही नहीं जाता, जिससे बच्चे आए दिन बीमार होते हैं, उनके पेट में दर्द रहती है। तहकीकारों का दावा है कि पाकिस्तान में पहली बार किसी इलाके के पानी और मट्टी से इतने होशरुबा इदादो-शुमार सामने आए हैं। पीने के पानी को जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया तो 1550 माइक्रोग्राम फी लीटर सीसा पाया गया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 1 लीटर में सिर्फ 10 माइक्रोग्राम सीसा हो तो वो काबिल इस्तेमाल है। मट्टी में नॉर्मल सतह 400 ppm है, जबकि शरीफपुरा में 22,990 ppm है। जब हम शरीफपुरा गए तो वहाँ पर ये सब सिम्टम्स हमने देखे। हमने देखा कि बच्चों का जो कलर था वो भी बहुत येलो कलर का था। इसके अलावा बहुत सारे माओं ने हमें बताया कि जो जॉन्डिस है वो बहुत कॉमन है यहाँ इस एरिया में। तहकीकारों का कहना है कि एक इलाके के नताइज इतने परेशान कुन हैं तो सारे शहर का हाल क्या होगा। लेड या सीसा जो है ये किडनी के इश्यूज भी इससे होते हैं, इससे हार्ट के इश्यूज भी होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर किसी का सीरम का लेड लेवल ज्यादा हो। तहकीक में तजवीज दी गई है कि लाहौर में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करके रिहायशी इलाकों में कायम इंडस्ट्रीज को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। कैमरामैन अजहर इकबाल और जवाद याहिया के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जाहिद अजीज, CEO पंजाब आप पाक अथॉरिटी हैं, और उनसे जानेंगे कि आखिर लाहौरियों के साथ ये जुल्म हो क्यों रहा है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो हमने रिपोर्ट दिखाई है बड़ी अलार्मिंग है। ये वो पानी है जो कि जानवरों को भी नहीं हम पिला सकते और इंसान पीने पे मजबूर है। क्या कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये रिपोर्ट वासा से बेहतर कमेंट्स हासिल किए जा सकते हैं वासा लाहौर से, क्योंकि ये लाहौर की शहर की बात हो रही है। लेकिन मैं क्योंकि मैं वासा को भी हेड करता रहा हूँ और आजकल आबी पाक अथॉरिटी को भी लीड कर रहा हूँ, इस हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी जगह मालूम हो रही है जो वासा के पानी से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब कोई फैक्ट्री का पानी जैसे ज़मीन में जाता है तो उसके बाद ज़मीन से शैलो कम गहराई में कोई हैंड पंप को यूज़ कर रहा हो या कोई अपनी पंप या मोटर लगाई हो जाती, उसमें से एहतमाल हो सकता है कि कोई पानी में ऐसी आलूदगी पाई जाए जो फैक्ट्री की वजह से आ गई हो। लेकिन जहाँ तक वासा के ट्यूबवेल्स का सवाल है, जो लाहौर में 1 करोड़ की आबादी रह रही है और बहुत ही बड़ा ये शहर है, इसमें बिल्कुल ऐसा ना तो लेड है प्रोपोर्शनेट लिमिट से ज़्यादा, ना कोई आर्सेनिक लिमिट से ज़्यादा है, ना कोई कीमियाई आलूदगी, ना कोई जरासीमी आलूदगी पाई जाती है।
तो ये जो पर्टिकुलर किसी जगह की इन्होंने तहकीक की है, जो किसी तालीमी इदारे का आपने हवाला दिया है जी, पंजाब उनकी यूनिवर्सिटी तहकीक को देखना होगा कि वो सैंपल कहाँ से लिए, क्या और सर बेसिकली ये शरीफपुरा का इलाका है या कि ज़मीन से निकाला कि जी जी, ये बेसिकली शरीफपुरा का इलाका है और इस इलाके के इतराफ जैसे कि अभी आपने जिक्र किया फैक्ट्रियों की काफ़ी एक बड़ी तादाद मौजूद है। क्या यही वजह हो सकती है कि ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुका है? शरीफपुरा के बारे में पर्टिकुलरली चूँकि मैं आगाह नहीं हूँ, इस रिपोर्ट को मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये यकीनन वहाँ पे ऐसा सोर्स होगा पानी का जो कि किसी ने अपना वेल या अपना मोटर या अपना हैंडपम्प लगा रखा होगा। क्योंकि जो ट्यूबवेल म्यूनसिपल ट्यूबवेल होते हैं जो वासा के हैं वो तो 700 फुट गहराई से पानी ले रहे होते हैं और उसमें ऊपर से कोई पोल्यूशन या जो आलूदगी है वो ज़मीन में उस इतनी गहराई तक नहीं जा सकती, 200 से 250 फीट के नीचे आलूदगी ट्रैवल नहीं कर सकती। तो यकीनन कम गहराई का सोर्स है। इसमें देखना होगा कि उन्होंने किस सोर्स से पानी के सैंपल हासिल किए ताकि उसकी तहकीक को पूरी तरह जांचा जाए। इसी तरह की एक तहकीक एक दफ़ा कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने भी की थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई प्राइवेट किसी के सोर्स को उन्होंने यूज़ किया था। तो ये थोड़ा सा इस तहकीक को हमें देखना होगा इसके ऊपर नतीजे पे पहुँचने से पहले कि सैंपल कहाँ से लिए, कितने घरों से लिए, क्या वो पानी म्यूनसिपल पानी था जो किसी वासा का था या कि उन्होंने अपना कोई वेल लगा रखा था। ये सारी तहकीक करके फिर उस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि वासा मुतलका महकमा है जिसको इस सिलसिले में ठीक है, जो ज्यादा बेहतर तरीके से इस पे जो है वो रिसर्च या बेहतर तरीके से बता सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसी सिचुएशन में अमूमन फिर क्या करना चाहिए? इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए, इलाके का पानी रोक देना चाहिए, शहरियों को एहतियात बरतने के लिए कहना चाहिए? इसमें जो सबसे पहले समझने की बात यह है कि जो ज़मीन के नीचे पानी का ज़ख़ीरा है, ख़ासतौर पे लाहौर की बात हो रही है, तो लाहौर का पानी का ज़ख़ीरा नीचे से एक ही है, अनकन्फाइंड आबी ज़ख़ीरा है। उसमें ये नहीं हो सकता कि आप शरीफपुरा के नीचे का पानी ख़राब हो और उसके करीब कोई इशरे का पानी ठीक निकल आए या गुलबर्ग का ठीक निकल आए, या क्योंकि नीचे एक ही आबी ज़ख़ीरा है। उस आबी ज़ख़ीरे में बहुत कम वेरिएंस मुतवक्को होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो वेल है या नीचे एक लाहौर में एक्वाफायर जिसे कहते हैं पानी का ज़ख़ीरा, तो वो एक ही है। तो उसमें यकीनन ये कोई ऐसा इशू है जो कि कोई पर्टिकुलरली इस एरिया से मुतल्का होगा जिसमें यकीनन ये बड़े आबी ज़ख़ीरा, और इसमें आपने सोल्यूशन इसका पूछा है जी। अगर खुदा ना खास्ता पूरे आबी ज़ख़ीरे में ये मसला पैदा हो गया हो फिर तो जाहिर है कि उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसमें से उस पोल्यूशन को निकालने के लिए आप मीडिया फिल्ट्रेशन करते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक आगाह हूँ लाहौर के पानी की क्वालिटी से, अभी तक एक्वाफायर में लेड, क्योंकि लेड आमतौर पे पाइपों से आता है या फैक्ट्रियों से आता है, लेड पाइप लाहौर में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, बल्कि एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप यूज़ हो रहे हैं या हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप यूज़ हो रहे हैं। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि कोई फैक्ट्री ऐसी हो जिसके खराज उसमें से ऐसे मवाद का हो रहा हो जो लेड उसमें हो और वो ज़मीन के नीचे जा रहा हो और उसमें कम गहराई का कोई अपना वेल लगा के बैठा हो या मोटर लगा के बैठा हो। ये इसका में एहतमाल है। थोड़ी सी एमरजेंसी नाफिज करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं, लेकिन इस तहकीक को मज़ीद तमाम मुतल्लिक़ा इदारे मिल के देखें। मैं आबी पाक अथॉरिटी की तरफ से भी इसको रजू करूँगा वासा से कि वो इसको इस शरीफपुरा इलाके को देखें और साथ रिसर्च की कॉपी हासिल करनी होगी ताकि हम उन रिसर्चर से भी रब्ता करें, फर्दर इसको देखा जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अगर कुछ टेक्निकल डिटेल्स के हवाले से बात करें तो हमारी रहनुमाई के लिए, आवाम की नॉलेज के लिए बता दीजिएगा, ये जो पानी के अंदर शीशे की मिकदार है, लेड की मिकदार है, ये कितनी होनी चाहिए? कहा जा रहा है कि 10 माइक्रोग्राम शीशा अगर हो पानी के अंदर तो वो काबिल इस्तेमाल होता है। इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है कि इसकी यही लिमिट है जो लेड की पानी के अंदर, लेकिन पानी में आप ये देखें कि लेड आएगा कहाँ से। कुदरती तौर पे तो लाहौर के पानी में लेड नहीं पाया जाता। ज़मीन के नीचे ऐसी चट्टानें बिल्कुल नहीं हैं लाहौर में जिसमें लेड हाल हो रहा हो। लेड यकीनन पाइपों से आएगा, अगर कोई लेड पाइप यूज़ हो वो भी लाहौर में यूज़ नहीं हो रहा, तो यकीनन फिर फैक्ट्रियाँ ऐसी होंगी और इस परमिसिबल लिमिट से वो ज़्यादा अखराज कर रही होंगी। जो माहौलियात का इदारा है उनको उस अखराज से रोकेगा। ये मिल के मरबूत कोशिश करनी होगी कि इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल उसकी लेड कंटेंट को देखे और उसके बाद उसको खराज को रोके उस फैक्ट्री के। उसके बाद अच्छा डॉक्टर साहब, इसी में ऐड कीजिएगा कि इस स्पेसिफिक इलाके में 1550 माइक्रोग्राम लेड पाया गया है, तो इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? यानी ये जो फिगर है ये क्या इंडिकेट करता है, कितना ये खतरनाक मामला है?
देखें, ये जो उन्होंने फिगर पोर्ट्रे की है, खासी ज़्यादा है, बहुत बड़ी तादाद, परमिसिबल लिमिट से, जिस इलाके का भी उन्होंने दिखा, तो लिहाजा इसमें बहुत तेज़ी से एक्शन लेना होगा। तमाम मुतल्लिका इदारों को, जैसे माहौलियात का इदारा भी है और तमाम इदारे, इनमें मिलकर मैं खुद भी पर्सनली इस रिपोर्ट को हासिल करूँगा, क्योंकि आउट ऑफ माई इंटरेस्ट, और वैसे भी आब पाक अथॉरिटी का मैंडेट है कि पंजाब में पानी की क्वालिटी को जाँचना, तो उस लिहाज से इसको इंशाल्लाह इसको एक आध दिन में इसका रिजल्ट निकालेंगे। और सर बड़ा ज़रूरी है ये, क्योंकि आवाम की ज़िंदगी का सवाल है। हम कोशिश करें कि रिसर्चर्स को भी हम अपने साथ लाइन पर लें। सर एक और चीज़ बताएगा, जिन्होंने रिसर्च की है उन्होंने ये दावा किया है कि इस तरह की रिसर्च कभी पहले माजी में देखी नहीं गई। प्लीज़ बताएगा, अगर हम इसको पास्ट से कंपेयर करें, ऐसा पास्ट में भी कभी देखा गया पहले? जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप मुझसे पूछें। जी डॉक्टर साहिद, मेरा सवाल आपसे। इसलिए लाहौर में जी बिल्कुल, ये लेड की रिसर्च पानी में कंटेंट मालूम करने की, बाकी शहर में चूँकि वासा खुद भी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाता है भी, तो उसमें ये लेड कंटेंट तो ऑलरेडी इन्होंने देखा है कि नहीं था, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आपने पॉइंट आउट किया है और इसके सोर्स देखना पड़ेगा। ये लेड की रिसर्च इसलिए दरकार वहाँ पे होती है जहाँ लेड पाइप यूज़ हो रहे हों। अमेरिका में कई मुल्कों में लेड के पाइप यूज़ होते हैं और वो उसको देखते भी हैं, ठीक है। लेकिन ये बहरहाल ये अपनी नौयत की पहली रिसर्च। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि पानी का सोर्स पहले मालूम करना होगा, तो अभी पता चल जाएगी ये तमाम तर मामला, क्योंकि डायरेक्टर कैंसर रिसर्च सेंटर डॉक्टर नौशीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये उस इलाके की जो है तमाम तर रिसर्च जो है उसके हवाले से मजीद हमसे डिस्कशन कर सकेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइएगा, बहुत ही खतरनाक किस्म के ये इंडिकेशंस हैं, दादोशुमार बहुत ही डेंजरस हैं जो कि इस रिसर्च के मुताबिक सामने आए हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि पता ये करना होगा कि जिस पानी पर रिसर्च की गई है उसका सोर्स क्या है, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पूरे लाहौर में जो पानी है उसमें ये तमाम तर मकदार नहीं है, ये स्पेसिफिक इलाके के अंदर जो है इसकी वजह पता करनी होगी कि ये पानी कहाँ से आया है। तो क्या आप बता सकती हैं कि इस स्पेसिफिक इलाके के पानी की सोर्स क्या है जिस पर रिसर्च की गई है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। एक तो मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ये दे दूं, मैंने अभी एक जुमला सुना कि शायद जिन्होंने रिसर्च किया उन्होंने ये क्लेम किया है कि इस नौयत की कभी भी कोई रिसर्च नहीं हुई। तो मैं इस तरह का क्लेम कभी भी नहीं कर सकती। किसी भी साइंटिस्ट को इस तरह का क्लेम नहीं करना चाहिए। लेड के ऊपर काम बहुत अरसे से हो रहा है, 100 साल से लोगों को इसके इफ़ेक्ट्स का पता है। मैं बाकी इलाकों के बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि जाहिर है मैंने वहाँ पे काम नहीं किया। मैं आपको सिर्फ ये शरीफपुरा के बारे में जो रिपोर्ट है उसके बारे में बता सकती हूँ। वहाँ पे जिस वजह से हमने वहाँ पे काम किया वो ये था कि हम यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है हुकूक खल्क मूवमेंट, डॉक्टर अम्मार अली जान की वो भी उसके लिए काम करते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने हेल्थ कैंप्स लगाए मुख्तलिफ वर्किंग क्लास नेबरहुड्स में। सही है। और उन्होंने वहाँ पर उनके जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर आलिया हैदर उनके साथ होती हैं, उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर लेड पॉइजनिंग के जो हैं वो असरात पाए जा रहे हैं और उनको उन्होंने डायग्नोज किया कि ये लेड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं। ठीक है। और फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और हमारी रिसर्च ग्रुप ने एक सिस्टमैटिक स्टडी डिज़ाइन की और हमने वहाँ जाके देखा कि अच्छा आपका सवाल है कि सोर्स क्या है, तो वो एक छोटा सा इलाका है जहाँ पे 60-70 फैक्ट्रीज हैं मेटल की, मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं, आयरन फाउंड्रीज हैं जिनमें से बेइंतहा धुआं निकलता है और वहीं पर लोग भी रह रहे हैं। वो इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वो रेजिडेंशियल एरिया भी है। और वहाँ पे जो लोग हैं, मुझे इल्म नहीं है कि आप लोगों ने डिस्कस किया या देखा है या नहीं। हमने टेस्ट किया वहाँ पे पानी में, वहाँ की सॉइल में, और जो नंबर्स हमारे पास हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नंबर्स हैं। अच्छा। जैसे कि पानी में जो WHO की रिकमेंडेड लिमिट है, परमिसिबल लिमिट, वो 10 माइक्रोग्राम पर लीटर है और हमने जो वहाँ पे ऑब्जर्व की वो 1550 माइक्रोग्राम पर लीटर थी। सही है। और ये पानी हमने उनके किचन के वाटर फॉसेट्स, मतलब जो वहाँ से लिया है, किचन में जो पानी आता है जो वहाँ लोग पीते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई करीब में फिल्ट्रेशन प्लांट भी मौजूद नहीं है।
तो हमने उनके घर में आने वाले पानी को टेस्ट किया है, जो वो लोग पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ पे जो मिट्टी है उसे टेस्ट किया है, उसमें भी जो है मिकदार बहुत ज़्यादा है। और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी सेहत के हालात भी बहुत ख़तरनाक हैं। और 36% औरतों ने जो हमारे कैंप्स पे आई उन्होंने हमें मिसकैरेज। डॉक्टर साहब इसमें इसी में ऐड कीजिएगा, ये जो पानी आपने कहा ये पानी किचन टैप से लिया गया है, यानी कि ये पानी का जो सोर्स है ये वही सोर्स है, ज़ेरे ज़मीन सोर्स है जो कि लाहौर के तमाम तर इलाकों में मुहैया किया जा रहा है। ये वही पानी है, ये वही सोर्स है। मैं इतना बड़ा क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि उस एरिया में लेड है, तो ये हो सकता है कि वहाँ पे कोई लीकेज हो, क्योंकि मिट्टी में भी वहाँ पे जो उनका सिस्टम है वो तो अंदर से ही आ रहा है ना, तो हो सकता है वो पानी वहाँ पे कंटामिनेट हुआ। मैं इतना बड़ा क्लेम तो कर नहीं सकती कि पूरे लाहौर में क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी हम डॉक्टर जाहिद अजीज से भी इस पे कमेंट लें। डॉक्टर साहब आपने यकीनन डॉक्टर नौशीन की गुफ्तगू सुनी होगी, जिससे वो बता रही हैं कि जाहिर सी बात है इतना बड़ा क्लेम वो नहीं कर सकती। आप प्लीज हमारी रहनुमाई कीजिएगा, जो उस इलाके के टैब्स हैं, घर के वो किचन के टैब्स हैं या वॉशरूम्स के टैब्स हैं, वहाँ पर पानी किस सोर्स से आ रहा होगा? ये बिल्कुल इसमें देखना ये होगा, जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने बिल्कुल राइटली कहा कि उसमें जो तरसीली निज़ाम है पानी का, जो पाइपों का निज़ाम है, जो ज़ेर ज़मीन है, उसमें मुमकिन है कि किसी फैक्ट्री का जो आउटलेट है वो कनेक्ट हो गया हो, किसी माल फंक्शनिंग से कोई लीकेज आ गई हो, कोई ऐसा पाइप जो फैक्ट्री का डिस्चार्ज जिसमें से आ रहा हो लेड वाला, वो उस पानी की फराहमी का उस इलाके की गली के पाइप में मिक्स हो गया हो, ऐसी वजह भी हो सकती है। तो ज़ाहिर है सोर्स तो कंटामिनेटेड नहीं है, लेकिन ये उस पर्टिकुलर एरिया में लेड डिस्चार्ज कर रही हैं फैक्ट्रियाँ, जैसे इनके डाटा से मुझे अभी अंदाज़ा लगा है। तो वो यकीनन इस पूरे पाइपों को देखना होगा उस इलाके के, उसमें वासा के मुतल्लिका हुकाम उनसे रब्ता करते हैं, हम भी अपने ऑफिस के ज़रिए और आप किसी और तरीके से भी उनको कन्वे करते हैं। तो होपफुली ये इंशाल्लाह उसमें डॉक्टर साहब ये यकीनन होना चाहिए। अगेन वही कि इंसानी ज़िंदगियों का सवाल है। मैं चाहूँगी हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से, हमारे चैनल के तवस्सुत से, इस प्लेटफॉर्म से आप क्या इतनी हमारी हेल्प कर सकते हैं कि ये जो इलाका मुतासिरा इलाका है, यहाँ पर मुतल्लिका टीमें जाएं, चेक करें, जो भी फॉल्ट है उसको आइडेंटिफाई करें उसको। बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है, और मैं अभी एमडी वासा से आपके प्रोग्राम के फ़ौरन बाद उनसे कांटेक्ट करूँगा एंड आस्क हिम कि वो फौरी तौर पर टीमें भेजें, इसका सोर्स देखें और उसको ख़त्म करें। ठीक। अच्छा डॉक्टर नौशीन साहब, आप ये बताइएगा आपकी जो रिसर्च है इसमें आपकी तरफ से किसी तरह का कोई हल दिया गया है, किसी तरह की कोई सजेशन दी गई है, इसको किस तरह से इस मामले को समाप्त किया जाएगा, किस तरह से इस मसले से निपटा जाएगा, सजेशंस हैं आपकी तरफ से कोई? मैं एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट वैसे तैयार कर रही हूँ अभी, मैं शरीफपुरा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, मगर जो WHO की गाइडलाइंस हैं या आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की गाइडलाइंस देखें तो उसमें क्लियर चीज़ें मौजूद होती हैं कि क्या करना है, लेकिन हमें इस एरिया के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए भी कुछ गाइडलाइंस वो डिवाइस करनी होंगी। अभी हम वहाँ के लोगों से राब्ते में हैं और हमने क्योंकि बच्चों का मसला बहुत बड़ा है, बच्चों के डेवलपमेंट के इश्यूज़ होते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट के इश्यूज़ होते हैं, और उनको अगर इतने शदीद एनीमिया हो जाता है तो वो उनके लिए बहुत मसाइल होते हैं आगे ज़िंदगी में, और वो इर्रिवर्सिबल हैं चीज़ें। तो अभी हम जो इमीडिएट चीज़ है वो 2 काम करने वाले हैं। ज़ाहिर है बाद में सोर्स को ख़त्म करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ पे लगना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे जो शदीद एनीमिक हैं उनको हम आयरन सप्लीमेंट्स दे रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते भी किया था हुकूक खल्क मूवमेंट के साथ मिलकर ये काम, और इस हफ्ते में भी हमारा इरादा है कि हम जाएंगे कम से कम बच्चों और ख़वातीन को आयरन सप्लीमेंट्स फ़ौरन मुहैया किए जाए। और बाकी जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं मैं वहाँ ख़वातीन से मिल रही हूँ, उन्हें हम बता रहे हैं कि किस तरीके से वो एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं। चलें ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है सोर्स को ख़त्म करना, एग्जैक्टली जब तक सोर्स को हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक इस चीज़ पे हम काबू पा नहीं सकते। बेहद शुक्रिया आप गुफ्तगू जाहिद अजीज़, आपका भी बेहद शुक्रिया। अगेन हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इस इलाके के इस मसले को रिजॉल्व करवाया जाए ताकि आवाम मुश्किल से निकल सके। ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे? हम बात करेंगे उन शाहीनों की जो कि परवान भरने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, परवाज भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी। वनडे भी हार चुके हैं हम, दूसरा वनडे में क्या होगा डिस्कशन करेंगे क्रिकेट के ऊपर। कहीं मत जाएगा, कीप वॉचिंग नया तक।
वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तानी बॉक्सर की बात करेंगे जो पाकिस्तान की शान है, पहचान है, उस्मान वजीर, जिन्होंने WBC टाइटल कामयाबी से दिफा कर लिया है। उस्मान वजीर ने इंडोनेशियन बॉक्सर रमादान को पहले राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। इस वक्त उस्मान वजीर हमारे साथ भी मौजूद हैं। उनसे मजीद इस हवाले से बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आपने वक्त दिया। एक और फतह, बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो पहले ही राउंड में आपने अपने हरीफ को नॉकआउट कर दिया। क्या हिकमत अमली थी, क्या प्लानिंग भी थी? जो जब रिंग में उतरे उससे पहले सोचा क्या था कि किस तरह से मुखालिफ को चित करना है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्लान था। हमारे कोच महबूब अलीद्दीन ने काफ़ी मेहनत की थी। हमारा एक अच्छा ट्रेनिंग प्लान था। उसके बाद जो गेम प्लान था वो भी हमारे ओपोनेंट की जो गेम थी उनको देख के हमारे कोचेस ने बनाया था। देखिए, मुस्लिम है, हमेशा हर इंटरव्यू में कहता हूँ अल्लाह ताला हमारे साथ होता है, तो उसी तरह हमने गेम प्लान किया और हमें इतना तवक्को नहीं था कि तो जल्दी हमसे कोई नॉकआउट हो गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमने मेहनत की तो अल्लाह ने सिला दिया। अच्छा, ये बताएं, क्या ये दुरुस्त है कि इस जीत के बाद आपके जो स्टेटस है 7-0 हो चुका है, जिसमें से 4 जो हैं वो नॉकआउट आपने कामयाबी से जो है मुकम्मल किए मैचेस? जी बिल्कुल है, ये मेरी 7वीं फाइट थी और इंशाल्लाह 7वीं फाइट भी मैंने जीत ली है और अब मैं 7-0 अनडिफीटेड हूँ और इस टाइम मेरे पास ABF एशियन टाइटल है और WBC मिडिल ईस्ट टाइटल है। ठीक, उस्मान, बॉक्सिंग में स्पॉन्सर्स के बहुत से मसाइल होते हैं। अक्सर नए बॉक्सर्स स्पॉन्सर्स ना मिलने की शिकायत करते हैं। क्या आपको फाइट से पहले स्पॉन्सर्स के मसाइल का सामना था या फिर आसानी से स्पॉन्सर्स मिल गए थे और आपको खुलकर प्रैक्टिस करने का मौका मिला? जी बिल्कुल, देखें, स्पॉन्सर का इशू तो पाकिस्तान में डेफिनेटली है, क्योंकि ये है कि काफ़ी जितनी भी हमारी गेम्स होती है उनके ऊपर इतना तवज्जो नहीं है। बाकी ये कि देखें, स्ट्रगल मैंने भी किया स्पॉन्सर्स के लिए। मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। उसके बाद कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो उन सब के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी देखें, स्पॉन्सर्स का इशू होता है डेफिनेटली, तो मगर ये है कि आप मेहनत करते रहे तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सिला बना लेता है। ठीक, अच्छा, ये भी देखने में आया कि बॉक्सर आमिर खान की तरफ से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। क्या फाइट से पहले कोई उन्होंने मशवरा दिया आपको? जी बिल्कुल, आमिर खान हमेशा मुझे गाइड कर रहे होते हैं कि क्या कैसे फाइट करना है। ट्रेनिंग कैंप में भी हमसे पूछ रहे होते हैं। तो माशाल्लाह देखें, एक बहुत बड़ा नाम है बॉक्सिंग में और हमारी फाइट में वो आए, स्पेशल आए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमें सपोर्ट करने के लिए। और इंशाल्लाह इसी तरह मुझे उम्मीद है कि आमिर खान तमाम जितने भी पाकिस्तान के और भी बॉक्सर्स हैं उन सबको भी सपोर्ट करें। ग्रेट। तो उस्मान, अगली फाइट का क्या प्लान है और फ्यूचर में कौन सा बड़ा टाइटल लड़ने का आप इरादा रखते हैं? जी देखें, डेफिनेटली मेरा जो प्लान है वो यूथ वर्ल्ड टाइटल है और इंशाल्लाह हम उसके बिल्कुल तैयार हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग एक और फाइट करेंगे और उसके बाद हम यूथ वर्ल्ड टाइटल लड़ेंगे। हमारा फोकस है, हमारी टीम है, जो मेरे इंटरनेशनल कोचेज हम सब ने प्लान किया हुआ है। तो इंशाल्लाह वही टारगेट है कि पाकिस्तान की प्रोफेशनल जो बॉक्सिंग है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग की हिस्ट्री में पहला हम यूथ वर्ल्ड टाइटल लेके आए और जिससे पाकिस्तान एक वर्ल्ड मैप में हो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं ये इमरान खान, जहांगीर खान ने हिस्ट्री बनाई, सब में भी। उस्मान वजीर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और बेस्ट ऑफ लक आपको फ्यूचर की तमाम तर फाइट्स के लिए। उस्मान से हमने बात की है। एक और बॉक्सर जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया, आसिफ हज़ारा, उन्होंने एशियन टाइटल दोबारा जीत लिया है। आसिफ हज़ारा ने सख्त मुकाबले के बाद इंडोनेशियन बॉक्सर एसर उलमान को शिकस्त दी है। बॉक्सर आसिफ हज़ारा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफ, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए और सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बताइएगा, 90 राउंड में आपको कामयाबी मिली, हरीफ कितना मुश्किल साबित हुआ आपके लिए, कितना बड़ा चैलेंज था ये आपके लिए? मेरा नाम आसिफ शाहज़ादा है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जुम्मे आपने मुझे इन्वाइट किया इंटरव्यू के लिए और फाइट काफ़ी अच्छी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइट जीत अपना टाइटल डिफेंड किया। अच्छा आसिफ, ज़ाहिर है एक बड़ी लंबी जर्नी होती है किसी भी पोजीशन पर पहुंचने के लिए। इस मकाम तक पहुंचने तक मुश्किलात क्या थीं जो कि आपको पेश आईं, और अब तक की सबसे जो मुश्किल फाइट है आपके लिए वो कौन सी थी? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में अगर देखा जाए स्पॉन्सरशिप का बहुत बड़ा इशू हो रहा है बॉक्सिंग में, क्योंकि बाकी गेमों को सपोर्ट करते हैं जैसे क्रिकेट को और बाकी बॉक्सिंग को इग्नोर करते हैं, स्पॉन्सरशिप नहीं है। और मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किलात को स्ट्रगल किए,
जो आपके सामने है। और मैं इस फाइट के लिए जो मुझे स्पॉन्सर किए एनवेक्स सोलर एनर्जी के जो ओनर्स हैं जाकिर साहब और एनवेक्स जफराबाद जो एजेंसी वाले मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी इंटरनेशनल एजेंसी वाले ने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइटल विन की और उसका मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। सही। तो आसिफ, अब अगले किस टाइटल पर आपकी नजर है? अब कौन सा टाइटल जीतना आपने? जी बिल्कुल, देखिए वो बाद में टीम मैनेजर्स कोच वो डिसाइड करेंगे कि मैं किस टाइटल पे खेलूँगा और जो मैच मेकर हूँ ये बताएगा कि मैं WBC इंटरनेशनल के लिए या WBO के लिए लड़ूँगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा कोच मुझे सही ट्रेनिंग करवाएगा, कोच महबूब नूरज़ई और कोच वलीद मुझे सही ट्रेनिंग करवाएगा। इंशाल्लाह मैं वो टाइटल भी विन करूँगा, पाकिस्तान के नाम करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ हज़ारा, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपके लिए भी बहुत ही नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात, बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी आप फाइट्स लड़ें और उन तमाम तर फाइट्स में जीतें। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। और अब कुछ बात कर लेते हैं आपके और हमारे पसंदीदा खेल क्रिकेट के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले वनडे में 88 रन से एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। सेंचुरी बनाने वाले ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच करार पाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच सेट किया ट्रेविस हेड ने, 70 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। Out of catch it, no one's seen it really. The fastest century by an Australian batter against Pakistan. आखिरी ओवर्स में कैमरून ग्रीन ने 30 गेंदों पर 40 रन स्कोर किए। To do is get it over that. Oh. Wow. That is outrageous. What a shot that. जाहिद महमूद और हारिस रऊफ ने 2-2 शिकार किए। That is outstanding. That is so good. Talk about skill from Haris Rauf. पाकिस्तान के सामने था 314 रन का हदफ। फखर जमान 18 रन पर आउट हुए। इमामुल हक का साथ देने आए कप्तान बाबर आजम, मगर रन्स बनने की रफ्तार थम गई। 98 गेंदों पर मुश्तमिल पार्टनरशिप में 50 गेंदें डॉट खेली। बाबर आजम 72 गेंदों पर 57 रन बना सके। सऊद शकील 3, रिजवान 10 और इफ्तिखार 2 रन पर आउट हुए। इमामुल हक ने 96 गेंदों पर 103 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी टीम 46वें ओवर में 225 रन पर ऑल आउट हो गई। एडम जंपा ने 38 रन देकर 4 शिकार किए। That has gone a long, long way up. The keeper is the one who's going for it. Where's that gone? That looks like it's straight down long on. और कप्तान बाबर आजम कह रहे हैं कि उनकी विकेट गिरना मैच का टर्निंग पॉइंट था। कोशिश होगी कि अगले मैचेस में उनसे ये गलती ना हो। वो क्या कह रहे थे, आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ, क्या होने जा रहा है? स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदील साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। वही रिवायत बरकरार रही, दूसरी बैटिंग पर शिकस्त हुई। पहले हम टॉस जीत गए, लेकिन फिर भी दूसरी बैटिंग को क्यों मुंतखब किया गया? हालांकि इससे पहले हम अगर रिकॉर्ड देखें तो जितनी बार भी पाकिस्तान ने दूसरी बैटिंग की है तो मैच हारे हैं। देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ड्यू कंडीशंस थी और पाकिस्तान का जो ख्याल था कि और ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। कल जब आप मैच अगर देख रहे हो तो सेकंड इनिंग में जिस वक्त ग्राउंड की कंडीशन दिखा रहे थे उस वक्त आपको अंदाजा हो रहा होगा कि काफी ज्यादा ड्यू वहां पर मौजूद थी। लेकिन मैच इतना मुश्किल पाकिस्तान उस वक्त तक अपने आप के लिए, अपनी टीम के लिए बना चुका था कि ड्यू कंडीशन के बावजूद हम इसका फायदा नहीं उठा पाए। पहले शायद ऐसा हुआ कि आखिर में रन्स काफी बन गए, 300 क्रॉस कर जाना एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को मिल गया था। बिल्कुल ठीक। लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान ने इसको चेस किया, ड्यू कंडीशंस का फायदा नहीं उठाया। मेरे ख्याल से आई थिंक अ लॉट नीड्स टू बी आंसर्ड फॉर पाकिस्तान, स्पेशली जिस 2022 में भी जिस अंदाज से हम ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा अदील, ओपनर का फेल हो जाना, उसके बाद चले बाबर आए, उन्होंने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया, लेकिन जब बाबर गए तो उसके बाद
एक आया दूसरा गया, एक आया दूसरा गया, इमामुल हक के अलावा कोई भी टिक ना पाया। क्या समझते हैं कि पहले वो जो नाम रिजवान की हम बात करें, इसके अलावा फ़खर ज़मान की हम बात करें, जिन नामों पर हम रिलाई कर सकते थे, अब वो भी नहीं चल पा रहे। ये तमाम तजुर्बेकार प्लेयर हैं, नए नहीं है ये अब। अच्छा देखिए, जरा ना थोड़ा सा यहाँ पे डाइसेक्शन करने की जरूरत है हमें अपनी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से भी। पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान के जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं बैटिंग की अगर मैं बात करूं, उसमें फखर एक वाहिद प्लेयर है जो मॉडर्न क्रिकेट खेलता है, जो आपको जरूरत होती है चौके भी मारने, छक्के भी मारने, स्ट्राइक भी रोटेट करनी है। अब आप इमामुल हक देख लीजिए, आप बाबर आजम देख लें, आप सऊद शकील को देख लीजिए, आप रिजवान को देख लीजिए, दे प्ले सेम काइंड ऑफ क्रिकेट। ये क्रिकेट क्या होती है, ये आते हैं, ये कंसोलिडेट करते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। फर्स्ट बॉल से ये बैंग बैंग चौके छक्के इस तरह नहीं करते। तो ये स्ट्रैटेजी कब चल जाती है, जब आप शायद पहले बैटिंग कर रहे हो और किसी टीम को 290 रन चेस करने का टारगेट आप दे रहे हो। लेकिन अगर बाबर ने, जैसे खुद कहते हैं, मेरा आउट होना उस वक्त खतरनाक साबित हुआ, अगर बाबर ठहर जाते तो शायद बेहतर हो जाते। लेकिन ये स्ट्रैटेजी इट में वर्क और इट में नॉट वर्क। तो हमें मॉडर्न क्रिकेटर्स चाहिए, इम्पैक्ट क्रिकेटर्स चाहिए। इफ्तिखार का एक्सपेरिमेंट भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सही। अच्छा आदिल, अक्सर हम देखते हैं कि हमारी टीम प्रेशर भी ले जाती है, प्लीज इस पे भी कमेंट कीजिएगा। अंडर प्रेशर में अक्सर आ जाते हैं हमारे प्लेयर्स। देखिए, प्रेशर क्यों बनता है? प्रेशर इसलिए बनता है कि आपका रन रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इमाम और बाबर की हम पार्टनरशिप की तारीफ तो कर सकते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप जिस अंदाज से चल रही थी, मैं तो कहीं भी काबिल तकलीद या काबिल तारीफ पार्टनरशिप नहीं कहूंगा। इतनी सारी डॉट बॉल्स हैं, यानी बाबर की विकेट गिरने से थोड़ी देर पहले स्टॉइनस ने, जो कि एक पार्ट टाइम बॉलर है, उसने एक ओवर फेंका था जिसमें उसने 5 डॉट डिलीवरीज कराई थी। फिर टीम पे प्रेशर आता है और फिर आप उल्टे सीधे शॉट्स खेलना शुरू करते हैं और फिर आप आउट होते हैं। देखिए, पाकिस्तान को अपने बैटिंग का अंदाज बदलना पड़ेगा। मैं तीसरी बार एक ही बात बोल रहा हूँ पिछले 3 मिनट में, पाकिस्तान स्टिल नॉट प्लेइंग मॉडर्न ओडीआई क्रिकेट। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करना, इस चीज को भी देखना पड़ेगा। अच्छा अदील, हमारी टीम अगर देखें, इन प्लेयर्स को देखें जो कि T20 में ICC के अवार्ड हासिल कर चुके हैं, लेकिन वही बात है कि T20 सेंट्रलाइज हो चुके हैं। हमारी जो टीम है वनडे की तरफ या फिर टेस्ट की तरफ उतना फोकस हम क्यों नहीं कर पा रहे, वहाँ पर परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा पा रहे? T20 के अंदर तो कहा जाता है कि पाकिस्तान से अच्छी कोई टीम ही नहीं है, लेकिन बाकी जो फॉर्मेट्स हैं वहाँ पर जाकर बिल्कुल डाउन हो जाती पोजीशन। देखिए, ओडीआई को अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं यहाँ पे, तो पिछले साल पाकिस्तान के 9 ओडीआईस पाकिस्तान को खेलने थे इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, जो पाकिस्तान नहीं खेल पाया। वेस्ट इंडीज का दौरा कोविड की वजह से आधा रह गया था। न्यूजीलैंड नहीं खेला, इंग्लैंड नहीं खेला। 9 ओडीआईस पाकिस्तान खेल चुका होता, शायद हम कोई कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वाकई कल ऐसे ही लग रहा था टीम को देख के कि दे आर टोटली आउट ऑफ टच, दे हैव गॉट एब्सोल्युटली नो आइडिया कि करना क्या है। हसन अली को हम खिलाए जा रहे हैं, नहीं परफॉर्म कर पा रहा वो। शाहीन के ना होने का इम्पैक्ट आपने देख लिया। सो नॉट गुड साइंस फॉर पाकिस्तान लिमिटेड ओवर्स टीम एज वेल। अच्छा अदील, बॉलर्स की अगर हम बात करें तो कुछ अच्छा नहीं खेल पाए। अगर हम हसन अली की बात करें, हमारा बॉलिंग अटैक अच्छा रहा है हमेशा, लेकिन कल कुछ अजीब ही सिचुएशन थी। हाँ, उसकी क्या वजह आपको लगती है? नहीं, पाकिस्तान का बॉलिंग मेरे ख्याल से, आई थिंक अगर हिस्टोरिकली आप देखें तो पाकिस्तान के बॉलर्स हैव वन यू मोर मैचेस देन योर बैट्समैन। देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग इस वक्त, पाकिस्तान के जो ओवरऑल बॉलिंग, शादाब का ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इमाद को हमने ड्रॉप कर दिया, वरना ऐसी विकेटों पे जहां बॉल हल्का सा स्लो पड़ जाता है, इमाद जो है वो थोड़े बहुत रन रोकने में कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमबैक किया। देखिए, एक मौके पे पहले 15 ओवर में लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो कोई 400 रन के करीब जो बना देगा, जिस तरह एड ने अटैक किया था, स्पेशली डेब्यूटेंट वसीम को और हसन अली को। इसके बाद आई थिंक वी मेड अ गुड कमबैक, लेकिन आखिर में हम रन नहीं रोक पाए। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा हारिस रऊफ को, खास तौर से। देखते हैं कि अगले मैचेस में क्या होने वाला है। फिर आपसे दोबारा एनालिसिस लेंगे। बेहद शुक्रिया दिल, आप मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और अभी प्रोग्राम का वक्त हो गया खत्म। कल आपसे मुलाकात करेंगे दोबारा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।